लेट्स कंटिन्यू विथ पोलिनोमियल्स। हमने बेसिक कंसेप्ट सीख लिया था, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, हाउ टू फॉर्म अ पोलिनोमियल व्हेन जीरोस आर सम ऑफ जीरोस इज गिवन एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज गिवन। तो लेट्स कंटिन्यू विथ एक्सरसाइज 2.2। मैंने आपको होमवर्क में दिया था, बहुत सारे बच्चों ने करके भेजा है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ गया है ना। मैक्सिमम लोगों का ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ करेक्ट। सेकेंड ट्राई कम लोगों ने किया है, कोई बात नहीं, अभी सीख जाओगे आप। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हाँ, अब हम सबसे पहले बेटा क्या करें, इसमें ए बी सी की वैल्यू लिख दें। ज़्यादा मार्क्स में क्वेश्चन आए तो हमको क्या करना है, और इससे क्या होता है कि आपके दिमाग में भी क्लैरिटी हो जाती है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए, व्हाट इज़ बी, व्हाट इज़ सी। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी क्या है, x का कोफिशिएंट, एंड c इज कांस्टेंट टर्म। एंड यू रिमेंबर ऑलवेज दैट नेगेटिव साइन हमेशा किस में आएगा, कोफिशिएंट में। आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म इज ऑलवेज इन प्लस, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो एक्स स्क्वायर एक्स के साथ जो भी लिखा है वो उनके कोफिशिएंट्स हैं, वो नेगेटिव हो सकते हैं, पर एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म मतलब ऐसे हम लिखें तो दैट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो हमें हमेशा जो भी नेगेटिव साइन है दैट शुड बी पुट इनटू द कोफिशिएंट ओनली। तो यहाँ पर आपका a क्या है, a इज़ 1, एक्स स्क्वायर है मतलब a 1 है। आपको पता है a कैन नॉट बी 0 फॉर अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, a इज़ नॉट इक्वल टू 0। b की वैल्यू क्या हो गई, b इज़ -2 एंड c इज़ -8। सबसे पहले हमने a b c की वैल्यू लिख ली। अब हमें क्या करना है, हमें इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है सो दैट वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा। तो यहाँ पर a1 है और c -8 है, तो इसके जो दो पार्ट होंगे उनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, -8। और साइन नेगेटिव है, इधर साइन नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, तो दो नंबर का डिफरेंस जिनका प्रोडक्ट -8 होना चाहिए उनका डिफरेंस b के इक्वल होना चाहिए, मतलब डिफरेंस शुड बी इक्वल टू -2। ये बात आपको दिमाग में रखनी है कि सम करना है या माइनस करना है, डिफरेंस या सम। तो -8 के फैक्टर से 8 1 जा 4 2 जा, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं है। पर 8 - 1 7 है, कैंसिल हो गया। 4 - 2 2 है, तो ये ऑप्शन आपका सेलेक्ट हो गया। देखो जो नंबर्स आपको आते हैं उसके तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, पर जो नहीं आते हैं हाँ उसमें आप ये कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हो, इस तरह से सीख जाओगे। तो 4 और 2 आ गए। अब यहाँ -2x है तो हमको 4 और 2 में से एक का साइन नेगेटिव रखना है, तो हम किसका रखेंगे, 4 का, क्योंकि -4 + 2 विल गिव यू -2। ये बात ध्यान रखना। हाँ, दिस आर द बेसिक्स फॉर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो अब हम इसके बेसिस पे इसको करें तो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज, -2x विल बी रिटर्न एज -4x + 2x और -8 एज इट इज़। फर्स्ट और लास्ट टर्म ए और सी वाली वो हम एज इट इज़ कॉपी कर देंगे, बीच वाली टर्म के दो पार्ट करके लिखेंगे। ठीक, नेक्स्ट स्टेप आपकी क्या हो गई, अब आपको कुछ नहीं, इनमें से कुछ कॉमन लेना है, इनमें से कुछ कॉमन लेना है। इसमें x कॉमन है, क्या कॉमन लेना है, मैक्सिमम, दैट इज HCF शुड बी टेकन कॉमन। हाँ, तो यहाँ पर हमने x कॉमन लिया तो क्या बचेगा, x, 4x में से x बाहर चला गया, बचा 4। अब आपको ये पता है जो आपका फर्स्ट ब्रैकेट आ गया, सेकेंड ब्रैकेट भी सेम आना चाहिए। तो यहाँ x है, यहाँ 2x है, तो हम +2 कॉमन ले लें। तो +2 कॉमन लोगे, बिना सोचे समझे x - 4 लिख दो, मल्टीप्लाई करके देख लो, 2x 2 4 8, साइन भी मैच हो रहा है, तो परफेक्ट है। और बेटा यहाँ साइन लगाना ज़रूरी है। कई बार जो कॉमन मिस्टेक है वो यही होती है कि साइन लगाना भूल जाते हैं। साइन नहीं लगाओगे तो पता कैसे चलेगा कि दूसरे ब्रैकेट में x के साथ +2 लिखना है या 2 लिखना है। हाँ, कई बार बच्चे यहाँ पे साइन ही नहीं लगाते, फिर वो खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब ये x + 2 एक ब्रैकेट में आ गया और जो x - 4 है वो सेकेंड ब्रैकेट में आ गया। तो इन दोनों को हम 0 से इक्वेट करेंगे तो लिख करके करने की ज़रूरत नहीं होती, तो हम सिंपली लिख देंगे दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू प्लस था, उधर जाएगा -2, माइनस है उधर जाके प्लस। तो ये हमारे क्या आ गए, जीरोस। एंड यू नो दैट जीरोस आर नोन एज अल्फ़ा एंड बीटा। और अब आपको अच्छे से पता है कि अल्फ़ा, कोई भी नंबर अल्फ़ा हो सकता है और कोई भी बीटा हो सकता है, क्योंकि हमें उनका क्या करना है, एक बार सम एक बार प्रोडक्ट, एंड दोनों कम्यूटेटिव हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हमने अल्फ़ा किसको लिया या बीटा किसको लिया। तो ये अल्फ़ा और बीटा ये हो गए। ठीक है, अब हम रिलेशनशिप लिखेंगे अल्फ़ा + बीटा एंड अल्फ़ा बीटा। थोड़ा गैप देके चिपका मत दो। अल्फ़ा + बीटा मतलब -2 + 4, आंसर क्या आ गया 2, एंड अल्फ़ा बीटा मतलब -2 × 4, आंसर क्या आया -8। अब आपको फॉर्मूला पता है, अल्फ़ा + बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a। b की वैल्यू क्या है, -2, a क्या है 1, तो आप दिस को क्या लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू -2/1 एंड दिस कैन बी रिटन एज -8/1।
सी अपॉन ए माइनस 8 अपॉन 1, हाँ, विच इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड दिस इज इक्वल टू सी अपॉन ए। हाँ, हमने ऐसे लिख दिया। एनसीईआरटी में आप देखोगे तो बी की जगह व्हाट दे राइट, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एनसीईआरटी में दे राइट लाइक कोफिशिएंट ऑफ एक्स विथ नेगेटिव साइन डिवाइडेड बाय ए। ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, पर यदि 4 नंबर में आ जाए तो ऐसे लिखना, सी इज कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय, फिर से क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये इस तरह से एनसीईआरटी में लिखते हैं, पर हम माइनस बी अपॉन ए सी अपॉन ए लिख दें तो भी हमारा क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई कि सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए के इक्वल है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू सी अपॉन ए। ये मत करना कि आप अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए रख के फिर वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, दैट विल बी इनकरेक्ट। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम चलें सेकेंड पार्ट की ओर। तो सेकेंड पार्ट में आपको क्या गिवन है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। इसमें मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि आप सब ने जिन्होंने भी किया है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही किया है। तो बेटा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के बजाय यदि वहाँ पर आइडेंटिटी लग रही है तो इट्स प्रेफरेबल कि आप आइडेंटिटी अप्लाई करो इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। नहीं क्लिक करे तो कर लो, बट अब 10th में हो, दिस इज़ द हाईएस्ट क्लास। जो नॉर्मली जो बच्चे मैथ्स छोड़ने वाले हैं वो सबसे बड़ी क्लास है मैथ्स पढ़ने की उनके लिए, है ना। तो हमको ये अब आना चाहिए। हमने 8th में सीखा, 9th में सीखा और 10th में भी हम अप्लाई ना कर पाएँ तो अच्छी बात नहीं है। मतलब नहीं आए तो भाई कर लो आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, बट कोशिश करो कि आइडेंटिटी है तो डायरेक्ट लिखो। इनसे क्या होता है, टीचर पे इंप्रेशन ख़राब पड़ता है। जब आपकी कॉपी चेक कर रहा है ना, उसको पता चलता है इसकी मैथ्स पे ग्रिप नहीं है। हाँ, तो हमारी कॉपी देख करके इंप्रेशन ये जाना चाहिए कि हमारा मैथ्स बहुत बढ़िया है, हमको बहुत अच्छे से मैथ्स आता है, हमारे कंसेप्ट एकदम क्लियर है, हमको देखते ही क्लिक कर जाता है ना। ये बात भी तो ज़रूरी है हमारे साथ कि हमारा इंप्रेशन भी अच्छा पड़े और हमारी स्टेप्स बहुत अच्छी हों। तो ये 4s स्क्वायर जो है, दिस कैन बी रिटन एज 2s स्क्वायर। ये -2 इंटू 2s इंटू 1 है और ये 1 स्क्वायर। ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है, आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप 10th क्लास में हो, आपका मेन पर्पस क्या है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालना और अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, ये वेरीफाई करना। ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बाय प्रोडक्ट है, मतलब मेन आपको पहले करना पड़ेगा बाकी के पार्ट को करने के लिए, उसके एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है। आप इसको लंबा करोगे तो कुछ ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो हमको ये भी नहीं लिखना है। मैंने आपको समझाने के लिए लिखा 2s का स्क्वायर 4s स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू 1 4s, 1 का स्क्वायर 1। परफेक्ट है आइडेंटिटी। a माइनस है यहाँ 2ab के आगे तो माइनस बी होल स्क्वायर। व्हाट इज a इज 2s, b इज 1, तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 2s माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये 2s माइनस 1 होल स्क्वायर हो गया। इसका मतलब यदि होल स्क्वायर है मतलब दोनों जीरोस की वैल्यू इक्वल है, तो दिस इम्प्लाइज s की वैल्यू क्या आएगी, -1 उधर जाएगा, 2 मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में, तो s की वैल्यू आ गई हाफ एंड हाफ। मतलब अल्फ़ा और बीटा दोनों की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई, हाफ। जब भी आइडेंटिटी कंप्लीट होगी इट विल हैव 2 zeros। अच्छा, हम साथ में एक बात और करें, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ आपका इस तरह से बनेगा, जहाँ भी वैल्यू हाफ होगी उसको टच करके इस तरह से सिंगल पॉइंट पे टच करके जाएगा। हाँ, और हमारा a पॉजिटिव था इसलिए ग्राफ अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला होगा। ठीक है, ये बातें भी हम संग संग डिस्कस करते चले तो आपके दिमाग में कंसेप्ट एकदम फिक्स हो जाएगा। अब हमारा ये आ गया अल्फ़ा बीटा। अब हमें क्या करना है, अच्छा मैंने a b c की वैल्यू नहीं लिखी, अब मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। a क्या है 4, b इज़ -4 एंड c इज़ 1। अब हम लगाएं अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हाफ प्लस हाफ, हाफ हाफ मिला के 1 होता है, आधा आधा मिलाकर 1 होता है। और ये बात ना समझ में आए तो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, तो दिस इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 1। तो 2 अपॉन 2 क्या होता है 1। तो ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखो तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, अब आपका क्या हो गया, अल्फ़ा इंटू बीटा दैट इज़ सी, अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब हाफ मल्टीप्लाइड बाय हाफ। तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर से कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, वैल्यू आ गई 1/4। अब हमको पता है हमको इसको किसके इक्वल लाना है, इसको लाना है माइनस बी अपॉन ए। व्हाट इज़ b, b इज़ -4 और ए बी क्या है 4, तो हम इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ -4 अपॉन 4, क्योंकि 4 4 कैंसिल हो गए, माइनस माइनस कैंसिल, वैल्यू क्या हो गई 1, विच कैन बी रिटर्न एज
माइनस बी अपॉन ए, हाँ, एंड ये सी 1a और a 4 है, तो दिस इज ऑल्सो c अपॉन a, देयरफॉर हेंस प्रूव्ड या हेंस वेरीफाइड। ये लास्ट में आप एक लाइन लिख दो। आप चाहो तो b को कोफिशिएंट ऑफ x, a को कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड c को कांस्टेंट टर्म लिख सकते हो, उसमें कोई गलत नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये भी आई एम वेरी हैप्पी कि जिन्होंने भी किया था सबने करेक्ट किया। यहाँ पर आप देखें तो ये क्वेश्चन में एक गड़बड़ बच्चे कर लेते हैं, यदि बिना सोचे समझे शुरू कर देते हैं कि 6 7 42, प्रोडक्ट शुड बी 42 एंड डिफरेंस शुड बी 3। भैया सबसे पहले डिसेंडिंग पावर ऑफ x में डिसेंडिंग डिग्रीज में अरेंज करना पड़ता है पॉलिनोमियल को। कभी भी पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है, सबसे पहले क्या नज़र जाना चाहिए कि वो x स्क्वायर एक्स या इस पे स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, या x स्क्वायर एक्स फिर कांस्टेंट टर्म, हाँ, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है या नहीं, उसको सबसे पहले अरेंज करो। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप लॉन्ग डिविजन्स करोगे, उसमें भी सबसे पहले क्या है, डिवाइजर को और उसको डिविडेंड को, दोनों को डिसेंडिंग डिग्रीज में अरेंज करना, दैट शुड बी द फर्स्ट स्टेप। मतलब आपने पढ़ा वैसे आपको पता चल जाना चाहिए। आपको यहीं पर क्या लिखना चाहिए था कि दिस इज 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, ये हमको करना है। अब देखो a क्या है 6, b इज माइनस 7 एंड c इज माइनस 3। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें प्रोडक्ट चाहिए a और c का, दैट इज 6 3 = 18, प्रोडक्ट शुड बी माइनस 18 एंड यहाँ पर साइन नेगेटिव है, हाँ, माइनस आया, मतलब डिफरेंस दोनों नंबर का कितना होना चाहिए 7। तो आप 18 के फैक्टर्स यदि करें तो 18 1 = 18, पर डिफरेंस क्या हुआ 17, और क्या हो सकता है 9 2 = 6 3 = यही कॉम्बिनेशन है। 6 - 3 इज ऑल्सो 3, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, बट 9 - 2 क्या होगा 7, तो ये कॉम्बिनेशन परफेक्ट है। अब आपको यहाँ पर साइन क्या चाहिए, b के आगे माइनस, तो माइनस का क्या होना चाहिए 9 और ये 2 किसका होना चाहिए पॉजिटिव। ये सब बातें डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है, यही सी चीज़ें समझना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में जिसको भी प्रॉब्लम है। तो अब हमारा ये पोलिनोमियल कैसे ब्रेक हो जाएगा, दिस विल बी 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, माइनस 9 प्लस 2 विल गिव यू माइनस 7, माइनस 9 इंटू 2 विल गिव यू माइनस 18। अब इनमें से कुछ कॉमन, तो 6 और 9 का HCF क्या है 3, और दोनों के पास x है तो x आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा 3 2 = 6 एंड 3 3 = x चला गया है। फिर आगे 2x माइनस 3 है, वो भी 2x माइनस 3 है, तो हम क्या करेंगे, हम ब्रैकेट में लिख दें 2x माइनस 3, मैंने प्लस साइन लिखा है और यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है, तो हम क्या लिखते हैं 1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे नंबर विल रिमेन सेम, तो यहाँ पर 1 लिखना ज़रूरी है। ठीक है, अब आपको क्या पता चल रहा है बेटा कि दोनों ब्रैकेट सेम आ गए हैं, तो इसको हमने कॉमन ले लिया, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा 3x और ये +1, हाँ, प्रोडक्ट फॉर्म में दिस विल बी 3x + 1। अब यदि आपने यहाँ साइन नहीं लगाया तो आप सिर्फ 3x लिख लोगे, क्योंकि 3x × 1 तो 3x है, तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए मैं कह रही हूँ कि साइन लगाना बहुत ज़रूरी है। ये वही मिस्टेक है जो अभी भी आप लोगों में से कुछ बच्चों ने कमिट की है, इसीलिए मैं इसको मेंशन कर रही हूँ। आप इसको 0 से इक्वेट करोगे, -3 उधर गया, प्लस हो गया 2 डिवीज़न में, +1 उधर गया -1 3 डिवाइड में, हाँ, तो ये आपका अल्फ़ा हो गया 3/2 एंड बीटा इज -1/3। ठीक है, किसी को भी ले सकते हो। अब हमें क्या निकालना है, अल्फ़ा प्लस बीटा, दैट इज़ 3/2 प्लस -1/3, और एक्चुअली प्लस माइनस को हम डायरेक्टली माइनस लिख सकते हैं, तो ये -1/3। अब 3 और 2 का एलसीएम क्या आ गया 6, 3 3 = को प्राइम नंबर का HCF उनके प्रोडक्ट के इक्वल आता है, और उसको फिर सॉल्व करना है तो सीधे इसको इधर क्रॉस में, 3 3 = 9 -2, आंसर क्या आया 7/6। 7 क्या है b और a क्या है 6, तो दिस कैन बी रिटर्न एज -7/6, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू -b/a। फर्स्ट रिलेशनशिप वेरीफाई, सेकेंड इज अल्फा इंटू बीटा, दैट इज 3/2 मल्टीप्लाइड बाय -1/3। इस 3 से ये 3 कैंसिल, आंसर क्या आया -1/2। सी की वैल्यू क्या है -3, ए की वैल्यू क्या है 6, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं -3/6, हाँ, दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो दैट इज़ -3/6 हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू C/A, हैंस वेरीफाइड। सिंपल, नहीं समझ में आए फिर से करो।
आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, हाँ, नहीं तो वीडियो पॉज करके अपने आप करो, जिन्होंने नहीं किया था वो वीडियो पॉज करके अपने आप करें। ये क्वेश्चन जो है देखो, जनरली हर साल जो बच्चों को प्रॉब्लम होती है इसमें इन 2 क्वेश्चन में होती है, और तीसरा इसमें मिस्टेक कमिट होती है बिकॉज वो ऑर्डर रीअरेंज करना है ना, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। पर आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों ने ये क्वेश्चंस भी कर दिए। यदि अपना दिमाग लगा के किए तो बहुत अच्छी बात है, यदि कहीं से देख करके करें तो दैट्स नॉट गुड। हाँ, आई डोंट वांट यू टू कॉपी फ्रॉम समवेयर कि आप इंटरनेट से या कहीं से करो, आप अपना ब्रेन यूज़ करके करो। नहीं आए तो मुझसे पूछो, मैं हूँ ना। आपको कुछ भी चीज़ नहीं आए तो आस्क मी, बजाय इसके कि आप नेट पे सर्च करके और फिर कॉपी करके दे दो कि बहुत बढ़िया मैंने तो सारा होमवर्क कर लिया, वो मत करना। दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड बेटा। तो यहाँ पर अब आप देखो इसमें क्या है, 4u² + 8u। सबसे पहले तो क्या पता चला कि a तो है 4, b है 8, एंड व्हाट अबाउट c, देयर इज़ नो कांस्टेंट टर्म, जो है ही नहीं उसकी वैल्यू क्या हो गई 0। तो यहाँ पर c 0 है। तो अब 2 ही टर्म है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं होगी। तब हम क्या कर सकते हैं, हम इनमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो 4u² + 8u में क्या कॉमन है, 4u। तो यहाँ क्या बचेगा, u + 2। अब देखो ये ख़त्म हो गया, इसका फैक्टराइजेशन हो गया। अब हम दोनों को 0 से इक्वेट करेंगे, मतलब किसको, 4u को। 4u = 0, तो u की वैल्यू क्या आएगी, 0। 0/4 करोगे तो भी आंसर 0 होता है। 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज 0, उसको 1/4 नहीं लिखना है। हाँ, दिस इज नॉट इक्वल टू 1/4। 0 कैसे भी 1 नहीं बन सकता। डिवीज़न में 4 है पर 0 को 4 से डिवाइड करोगे आंसर 0 आएगा। क्लियर? तो ये गड़बड़ नहीं करना है किसी को भी। 0/4 0, तो हम इसको डायरेक्टली लिख देंगे कि दिस इम्प्लाइज, इसके बाद डायरेक्ट लिखो u की वैल्यू 0 है, +2 उधर गया, क्या बन गया, -2। तो आपके जीरोस क्या आ गए, 0 एंड -2। तो ये अल्फ़ा और ये बीटा। अब हम इनको ऐड करें तो अल्फ़ा + बीटा मतलब 0 - 2, आंसर क्या आ गया, -2। और ये है b/a, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू -8/4। 8 इज b, मतलब हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया। -2 मीन्स 2/1। सारे इंटीजर्स जो है वो रेशनल नंबर है, डिवाइड बाय 1। और रेशनल नंबर के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का कंसेप्ट हमने दोनों को, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डिनोमिनेटर में 4 आ गया, न्यूमरेटर में 8 आ गया। बट दिस इज इक्वल टू -b/a। फिर आपका नेक्स्ट क्या है, आपका अल्फ़ा इंटू बीटा। 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे आंसर 0 आएगा, 0 को किसी से डिवाइड करोगे आंसर 0 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा। दिस इज 0/4, ऐसा लिख सकते हैं। 0 को किसी से भी डिवाइड करो 0 आएगा, तो दिस इज c एंड दिस इज a। ये रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गई। तो यहाँ पर क्या याद रखना, इसमें से पहली बात 4u कॉमन लिया तो u की वैल्यू क्या आई, 0 एंड -2। 4u से 0 आएगा, ठीक है। बाकी तो एकदम सिंपल कंसेप्ट है। नेक्स्ट है आपका t² - 15। अपन ने NCERT में सॉल्व एग्जाम्पल किया था। यहाँ भी 2 ही टर्म है, पर a क्या है 1, b क्या है 0, एक t वाली कोई टर्म नहीं है यहाँ पर। हाँ, तो b इज 0 और c क्या हो गया -15। तो यहाँ पर हमको क्या पता है कि सम ऑफ जीरोस विल बी 0। मैंने कल आपको ये बात बताई थी कि जब भी b 0 है तो अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू 0 होगी। क्यों? क्योंकि दोनों रूट्स जो हैं वो आपके रियल एंड इक्वल एंड अपोजिट साइन में आएंगे। दोनों रूट्स जो आएंगे वो इक्वल होंगे और उनकी साइन अपोजिट होगी, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन। तो b की वैल्यू क्या होती है 0। तो यहाँ पर अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे, t² - √15 का स्क्वायर। क्योंकि यहाँ भी 2 ही टर्म है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं होगी, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं होगी। और आइडेंटिटी लगाने की कोशिश करें, माइनस साइन है, a² है तो उसको हम 15 कैन बी रिटन एज √15²। अब ये आपका a - b a + b लग रही है, तो दिस इज t - √15 मल्टीप्लाइड बाय t + √15 हो गया। हाँ, तो इसमें आपका t की वैल्यू क्या आ गई, दिस इम्प्लाइज यहाँ t है, हाँ, + √15, तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ √15 एंड दिस इज़ -√15। अच्छा, दोनों आए ना, दोनों वैल्यू सेम है, प्लस साइन माइनस साइन दोनों हैं, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो +- कभी ये लिखा हो, इसका मतलब एक बार +15 एक बार -√15, देना जीरोज इक्वल एंड अपोजिट इन मैग्नीट्यूड आ गए। अब हमको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, इसीलिए ऐसे लिखना पड़ेगा कि ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। तो अल्फ़ा + बीटा में सब्सिट्यूट करेंगे तो √15 प्लस माइनस इज माइनस, आंसर क्या आ गया 0, विच कैन बी रिटन एज 0/1, विच इज़ -b
अपॉन ए। फिर सेकेंड रिलेशन है अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा √15 और -√15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन माइनस आएगा, रूट हट जाएगा, √15 का स्क्वायर हो गया, √15 का स्क्वायर 15 है, एंड 15 कैन बी रिटन एज 15/1 विच इज़ इक्वल टू C/A। ये भी रिलेशनशिप वेरीफाई। हाँ, सिंपल कंसेप्ट है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको आ जाएगा, बस इसको करो, नहीं आए तो दोबारा देखो, फिर से करो, सिंपल कंसेप्ट है, जहाँ डाउट हो पूछ लो। लास्ट आपका है 3x² - x - 4। अगेन वी आर रिक्वायर्ड टू डू मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो a क्या हो गया 3, b इज -1 एंड c इज -4। तो आपको क्या पता चल रहा है कि दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए -12, और माइनस है मतलब डिफरेंस शुड बी -1। प्रोडक्ट जो है a इंटू बी शुड बी दिस एंड a इंटू a माइनस बी शुड बी -1। तो 12 के फैक्टर्स, हाँ मैं सारी करके बताती हूँ। 12 के फैक्टर्स, एक तो 12 1 जा, पर 12 - 1 तो 1 होता नहीं। हाँ, फिर क्या हो सकता है 6 2 जा होता है, पर 6 - 2 इज़ 4, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। फिर आपका क्या बचा 4 3 जा 12 एंड 4 - 3 1 होता है। तो दिस कॉम्बिनेशन इज़ परफेक्ट। यदि आपको डायरेक्ट क्लिक कर जाए, जैसे मुझे तो कर जाते हैं क्योंकि प्रैक्टिस हो गई बहुत साल से, और कई लोगों को कर जाते हैं, जो प्रैक्टिस करोगे थोड़ा आ जाएगा, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में पड़ेगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पड़ेगी और AP में भी पड़ेगी। हाँ, तो इसलिए थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस कंसेप्ट की बेटा। तो 4 3 जा 12, 4 - 3 is 1, तो 4 का साइन माइनस आएगा क्योंकि -1 बचना चाहिए। तो हम इसको क्या लिखेंगे 3x² - 4x + 3x - 4। क्लियर? अब इसमें से कुछ कॉमन और इसमें से कुछ कॉमन, तो इसमें आप देखो, इसमें क्या कॉमन है, सिर्फ x, 3 और 4 आर को प्राइम नंबर, तो उनका HCF 1, तो वी कैन जस्ट टेक x कॉमन। तो क्या बचेगा 3x - 4 प्लस, सेम दिख रहा है तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 1 और इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। अब ये आपका सेम टू सेम है, तो दिस इज 3x - 4 एंड सेकेंड ब्रैकेट में क्या आ गया x + 1। ठीक, तो आपकी x की वैल्यू क्या आ गई, इसको 0 से इक्वेट करोगे -4 उधर गया +4, ये गया डिनोमिनेटर में, इससे वैल्यू आ गई -1। ये अल्फ़ा है तो ये बीटा है। ठीक है, ये आपके अल्फ़ा एंड बीटा। अब ढंग से लिखना, जितने मार्क्स का क्वेश्चन हो उस हिसाब से। अच्छा, अब एक चीज़ में यहाँ पर और फिर से डिस्कस कर लेते हैं हम, क्या कि यदि हमने इनको आगे पीछे लिखा होता, हमने इसको ऐसा लिखा होता 3x² + 3x - 4x - 4, कोई भी ये लिख सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यदि आपने ऐसा लिखा है तो। अब आपका नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, इनमें से कुछ कॉमन, तो इनमें तो 3x कॉमन है, तो हम यहाँ से 3x कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा x + 1। अब दोनों माइनस है, दोनों के पास -4 है, तो -4 कॉमन, तो ब्रैकेट में यहाँ भी क्या आएगा x + 1, मल्टीप्लाई करके देख लो, -4x - 4, तो ये ब्रैकेट सेम है, तो दिस इज x + 1, और दूसरे ब्रैकेट में अब क्या आएगा 3x - 4, और इसको भी 0 से इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू -1 एंड 4/3। तो देखो फाइनल आंसर इज सेम, ये आपके फैक्टर्स सेम आएंगे, ऑर्डर इंटरचेंज हो गया। ये वैसे ही है, प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक, तो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन भी यूनिक होगा, अलग नहीं होगा। अरिथमेटिक उसका जो था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की तरह ही आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का भी जो फैक्टराइजेशन है वो यूनिक ही होगा। ऑर्डर चेंज करने से फैक्टर्स चेंज नहीं हुए, आंसर सेम है। तो हमारी अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई है, हमने ए बी सी की वैल्यू नहीं लिखी थी पहले, तो अब हम लिख दें a इज़ 3, b इज़ -1 एंड c इज़ -4। तो अब अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे, दैट इज़ 4/3 -1, LCM क्या आया 3, तो 4 - 3 आंसर इज़ 1/3, 1 -1 divided by 3 which is -b/a, and alpha into beta, that is 4/3 multiplied by -1 क्या हो जाएगा -4/3, c is -4, a is 3, this can be written as c/a। आपका रिलेशनशिप वेरीफाई 25 मिनट्स में विथ एक्सप्लेनेशन हमारे सारे क्वेश्चन हो गए, तो आप लोगों को और कम टाइम लगेगा। अब आपका सेकंड जो क्वेश्चन है ये बहुत कम बच्चों ने पूरा किया है, फर्स्ट तो सबने किया है, दैट्स गुड, कोई बात नहीं, आप सेकंड भी कर लेना। आपको क्या बोला है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। ये जो हमको वैल्यूज दी है ये सम और प्रोडक्ट है, मतलब फर्स्ट नंबर जो है वो सम है। अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ 1/4
और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या हो गई -1। अब हमको क्या बनाना है, इसका पोलिनोमियल बनाना है। तो पोलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला क्या था आपका, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, दैट इज सम ऑफ ज़ीरो यहाँ आएगा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो यहाँ आएगा। सीधे सीधे इसको फॉर्मूला लिखो और इसमें सब्सटीट्यूट कर दो। तो आपका सिंपली क्या हो गया, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम इज 1/4 एक्स प्लस माइनस क्या होगा -1। इसमें कोई डाउट है? सिंपली अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 1/4 रखा, अल्फ़ा बीटा की जगह -1 था, तो प्लस माइनस माइनस होता है, हमने डायरेक्टली -1 लिख दिया। ठीक, अब आप देखो कि डिनोमिनेटर में आपका 4 है, तो हम क्या करें, हम इसको 4 से यदि मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा। और सिंपल सी ट्रिक है बेटा, जिसके डिनोमिनेटर में वहाँ से हटा दो और जहाँ न्यूमरेटर में नहीं है उन सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अभी थोड़ी सी देर में आप सीख जाओगे इसको कि यहाँ पर 4 है तो यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ -x आएगा, और यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, क्योंकि हम LCM लेंगे तो 4 आएगा, तो ये 4x² होगा, ये -4 होगा, और इसके पास तो ऑलरेडी था तो -1 रहेगा, और फिर ये जाके हो गया 0 से मल्टीप्लाई ख़त्म। तो k की वैल्यू हमको क्या करना है, k की वैल्यू लेना है, तो k की वैल्यू हम उस हिसाब से लेते हैं जो भी डिनोमिनेटर में है, जो भी हमारा LCM आएगा डिनोमिनेटर का, दैट शुड बी टेकन एज द वैल्यू ऑफ k, क्योंकि k क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो हम यदि 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4x² माइनस 4x माइनस 4 होगा, एंड डिवाइड बाय 4 है तो यहाँ पर कैंसिल हो गया, वहाँ पर यही रह जाएगा। तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं होती, बस आप डायरेक्टली क्या लिख दो, k = 4। तो k 4 लिया तो ये क्या बन गया, 4x² माइनस x माइनस 4, ये आपका रिक्वायर्ड पोलिनोमियल आ गया। हाँ, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, अब आपके ज़ीरोज़ हैं √2, सम ऑफ ज़ीरोज़ है √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज़ 1/3। तो यहाँ पे फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है, तो k टाइम्स x² माइनस √2x प्लस 1/3। अभी डिनोमिनेटर में आपको LCM क्या नज़र आ रहा है, 3 नज़र आ रहा है, तो k की वैल्यू क्या ले लोगे, दिस इम्प्लाइज k = 3, या लेट k = 3, k 6 भी ले सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि 3, बट हम मिनिमम पॉसिबल वैल्यू लेते हैं। तो हमने k की वैल्यू 3 ले ली, तो ये हमारा क्या हो गया, जहाँ नहीं था, इन दोनों के पास 3 नहीं था, तो यहाँ 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3 √2x प्लस 3/3, 3 कैंसिल, आंसर क्या आ गया, 1। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। ठीक है, अब हम यदि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, कि हम 6 ले लेते तो ये हमारा 6x² माइनस 6 √2x प्लस 2 आ जाता। हम 3 के बाद उसको 2, 3, 4 किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट व्हाट वी टेक द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। ठीक है, तो वो हमारी क्या होती है, उनका LCM होती है। अब थर्ड पार्ट है आपका, थर्ड में दिया है 0, √5, सम इज 0 एंड प्रोडक्ट इज √5। क्या याद आया, याद आया कि ये आपका सम 0 कब होता है, जब b की वैल्यू 0 हो। हाँ, ये सारी बातें आपस में रिलेटेड हैं, सारी बातें संग में चलाना चाहिए। b 0 है इसका मतलब, हाँ, तो हम इसको सब्स्टिट्यूट करें तो ये क्या हो गया, k टाइम्स x² माइनस 0x प्लस √5। ठीक है, तो 0x का कोई मतलब नहीं और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो k की वैल्यू क्या हो गई, 1। तो ये हमारा क्या बन गया, x² प्लस √5। दिस इज योर रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 1,1। हाँ, बड़ा मज़ेदार सा है कि दोनों की वैल्यू 1 है, सम भी 1 और प्रोडक्ट भी 1, अल्फ़ा प्लस बीटा भी 1 और अल्फ़ा बीटा भी 1। तो अभी आपको पता चल गया होगा आंसर क्या आएगा, x² माइनस 1x मतलब x और प्लस 1, और k की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, k इज़ ऑल्सो 1, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं, तो k भी क्या ले लेंगे, 1। तो आंसर क्या आ गया, x² माइनस x प्लस 1। अच्छा, हम 2x² माइनस 2x प्लस 2 के जीरोज़ निकालते तब भी यही आता रिलेशनशिप। हाँ, 4x² माइनस 4x प्लस 4 निकालते तो भी यही रिलेशनशिप आती। लास्ट but not the least and the very important concept is 1 minus 1/4 and 1/4, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, दोनों की वैल्यू 1/4 है, सम माइनस है और वो प्लस है, तो k, ये आपका k टाइम्स x²। अब माइनस ऑफ माइनस 1/4 होगा, उधर भी माइनस और यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो ये क्या हो गया, प्लस 1/4x प्लस 1/4
डिनोमिनेटर में दोनों के 4 है तो एलसीएम क्या आया 4, तो k की वैल्यू आपने क्या ले ली 4, तो इन दोनों के डिनोमिनेटर में यहाँ नहीं तो यहाँ आ जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1, ये आपका रिक्वायर्ड पोलिनोमियल बन गया। लास्ट है 4, 1, 4 और 1, तो अब हम ये तो एकदम इजी है, आप इसको ओरली कर सकते हो हाँ, कि यहाँ पर 4 है और ये 1 है, तो ये क्या आएगा x² माइनस 4x प्लस 1, k क्या हो जाएगा, k की वैल्यू 1। ठीक है, तो जितने मार्क्स का क्वेश्चन हो उस हिसाब से इसको सॉल्व करो, बाकी सिंपल कंसेप्ट है। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 2.2 फिनिश। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है दैट इज बेस्ड ऑन डिवीजन एल्गोरिदम। डिवीजन एल्गोरिदम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि कोई भी पोलिनोमियल p ऑफ x है, इसको आप दूसरे पोलिनोमियल g ऑफ x से डिवाइड कर रहे हो, ऑब्वियसली इसकी डिग्री से कम होगी तभी डिवीजन होगा हाँ। तो कोशेंट आएगा, वी विल गेट सम कोशेंट एंड सम रिमाइंडर which can be written in this form and this is known as डिवीज़न एल्गोरिदम। ये आपको 9th में भी पता था और अभी अपन ने यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा में भी पढ़ा है। तो ये आपका a है, ये आपका b है एंड ये कोई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। बस यहाँ पे क्या ऐड हो गया ब्रैकेट में x, यदि पोलिनोमियल x में है, पोलिनोमियल y में तो वी कैन राइट एज y, है ना, ये बात क्लियर। तो अब यहाँ पे आपके जो काम की चीज़ है वो है लॉन्ग डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल। तो बेटा हम पहले थोड़ा सा बेसिक ब्रशअप कर लेते हैं। आपको एक्सपोनेंट्स के रूल याद है ना, x की पावर m इंटू एक्स की पावर n इज x की पावर m प्लस n एंड x की पावर m डिवाइडेड बाय x की पावर n इज x की पावर m माइनस n। ये दो एक्सपोनेंट्स के लॉस हमारे काम आएंगे। अब इसको हम थोड़ा सा समझ लें। जैसे x है इंटू x है, x इंटू एक्स मतलब x है मतलब पावर 1 है, तो x इंटू एक्स दोनों का बेस सेम, मल्टीप्लिकेशन पावर ऐड हो गई तो x की पावर 1 प्लस 1, हाँ चलो लिख ही देती हूँ 1 प्लस 1, तो ये क्या हो गया x²। तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि x इंटू एक्स को हम क्या लिखेंगे x²। अब यदि हमने इसको x² को x से मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 2 है और इसकी पावर 1 है, तो ये क्या हो गया, ये एक्चुअली हो गया x की पावर 2 प्लस 1, तो ये क्या बनेगा x क्यूब कैन बी रिटर्न एज x² इंटू एक्स एंड यू नो दैट मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। तो x इंटू x² को भी हम क्या लिखेंगे x³। ठीक है, ये कहाँ काम आएगा, जब हमें डिवाइड करना है। तो हम जैसे टेबल पढ़ते हैं ना कि 6 है तो 2 3 = 6, तो वैसे यदि x³ है और हमारे पास इधर x है तो हम x² से मल्टीप्लाई करते हैं तो x इंटू x² x³ हो जाएगा, और यदि इधर x² है तो x टाइम मल्टीप्लाई कर दें तो x³ हो जाएगा, वहाँ पर काम आएगा। ठीक है, तो हम थोड़ी सी पावर्स और डिस्कस कर लेते हैं। यदि हम x² इंटू x² को मल्टीप्लाई करते हैं तो अब डायरेक्ट लिख दूँ x की पावर 2 प्लस 2, आंसर क्या आएगा x की पावर 4। ठीक है, एक जगह 3 है एक जगह 2 है, ये कम्यूटेटिव है, x² इंटू x³ करो या x³ इंटू x² करो, आंसर विल बी सेम। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, ये पावर ऐड हो जाएगी, दिस विल बी 5। ठीक है, बाकी का कंसेप्ट सेम चलता जाएगा आपको कितने भी नंबर्स हों। अब दूसरी बात समझो कि यदि हमको डिवाइड करना है, हमको इनको डिवाइड करना है एक्सपोनेंट्स को, तो हमारा लॉ क्या लगेगा माइनस वाला। तो x डिवाइडेड बाय x क्या हो गया 1, और x² डिवाइडेड बाय x क्या होगा, इसकी पावर माइनस होगी। x अपॉन x 1 क्यों हुआ, क्योंकि x ये तो कैंसिल कर दो तो भी 1, या हम ये समझें कि x की पावर 1 है, इस x की पावर 1 है तो पावर माइनस हो जाएगी, तो 1 माइनस 1 क्या आया 0। एंड यू रिमेंबर दैट x की पावर 0, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1, वो 0 नहीं होता, वो 1 होता है। ठीक है, अब x² है और x है तो यहाँ भी क्या होगा x की पावर 2 माइनस 1, तो क्या बचेगा x की पावर 1, एंड x की पावर 1 कभी नहीं लिखते, 1 है मतलब सिर्फ x लिख दो तो वो सफिशिएंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या हो सकता है कि हम x³ को x से डिवाइड करें, तो x³ को x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3, इसकी पावर 3 और डिनोमिनेटर में 1, 3 माइनस 1 क्या आ गया x²। अब यदि हम x³ को ही x² से डिवाइड करते तो ये पावर क्या होती है 3 माइनस 2, दैट इज दिस विल बिकम x। आ रही बात समझ में। तो ये बेसिक से अभी आप जब डिवाइड करोगे सब चीज़ें आपको काम आएंगी, आपके दिमाग में है तो आप जल्दी से कर लोगे। x की पावर 4 है और x³ है तो 4 माइनस 3 क्या आएगा x, पर x की पावर 4 को आप x² से डिवाइड करो तो क्या आएगा x², 4 माइनस 2 2, पर x की पावर 4 को x से डिवाइड करो तो क्या बचेगा x की पावर 3। सिंपली जो भी पावर है डिनोमिनेटर में उसको माइनस करना है। तो ये सब बेसिक्स आपको बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए। हाँ, ये आपको थोड़ा सा मतलब यदि कंसेप्ट क्लियर नहीं हो तो कर लो। दूसरी बात एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो x प्लस x है
प्लस, हाँ, तो इनके कोफिशिएंट्स ऐड होते हैं. व्हाट इज कोफिशिएंट? वही ax bx. हाँ, तो इसका कोफिशिएंट क्या है? 1, इसका कोफिशिएंट भी 1, तो दिस विल बिकम 2x. पर यदि 2x प्लस x है तो 2 + 1 दिस विल बी 3x. हाँ, आपका ऐसा है 3x माइनस 2x, तो सब्ट्रैक्शन होगा किसका? कोफिशिएंट का. वेरिएबल सेम आएगा और साइन जो भी ग्रेटर नंबर हो, जैसे 3x माइनस 2x, तो आंसर क्या आ गया? x. पर यदि आपका ऐसा होता कि 5x माइनस 7x, तो 5 बड़ा है कि 7? 7 बड़ा है, तो 7 में से 5 माइनस हुआ क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट सेम है, x x है. ऐसा मत करना कि 5x² माइनस 7x तो सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, सेम डिग्री वाले आपस में कंबाइन होते हैं. ये सब आपको पता है, बट मैं फिर भी बता रही हूँ क्योंकि कई बार आप लोग कैलकुलेशन मिस्टेक करते हो, एंड आई जस्ट वांट कि कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो, बिल्कुल ज़ीरो हो. तो ये क्या होगा? 2x. साइन किसका आएगा? ग्रेटर नंबर, तो ये क्या आ गया? -2x. पर 7x माइनस 5x होता तो आंसर क्या आता? 2x. और 7x प्लस 5x होता तो आंसर क्या आता? 12x. क्लियर है? हाँ, अब ऐसे ही आपका जैसे ये है वैसे x² x³ हो, तब भी इसी तरह से कंबाइन करना है. कोफिशिएंट शुड बी कंबाइंड. ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से नाउ यू आर रेडी टू डू लॉन्ग डिवीज़न. ओके, मैंने उसको एक्सरसाइज ही शुरू कर दूं क्या? चलो एक्सरसाइज ही शुरू कर देते हैं, समझ में आ जाएगा आपको. एग्जाम्पल्स आप ट्राई कर लेना, नहीं तो कल की क्लास में कर दूंगी मैंने वो उसको डिलीट करा था ना, तो वो भी पेस्टेड है ना, तो वो भी टच हो जाता है, तो वो भी डिलीट हो जाता है. डिवाइड द पोलिनोमियल p of x by the polynomial g of x and find the quotient and remainder in each of the following. तो आपको p of x गिवन है this, g of x ये गिवन है. तो बेटा पढ़ते ही मैंने आपको इसके पहले वाली एक्सरसाइज में क्या बताया था? सबसे पहले क्या देखना कि उनकी पावर सही से अरेंज है या नहीं. मैक्सिमम पावर टू मिनिमम पावर स्टैंडर्ड फॉर्म में पोलिनोमियल लिखा है या नहीं. जैसे इसकी डिग्री क्या है? 3. दिस इज अ क्यूबिक पोलिनोमियल, इट विल हैव एट मोस्ट 3 zeros. तो x³ के बाद x² x और कांस्टेंट टर्म, तो दिस इज फर्स्ट क्लास. इसको भी देख लो, x² है फिर कांस्टेंट टर्म है, फर्स्ट क्लास. फर्स्ट स्टेप सबसे पहले पढ़ते ही क्वेश्चन को ये माइंड में हो जाना चाहिए कि यदि रीअरेंजमेंट करना है तो हम नेक्स्ट स्टेप में ही रीअरेंज करके लिखें. तो अब हमारा पोलिनोमियल है x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, और हमको इसको डिवाइड किससे करना है? x² माइनस 2 से. अच्छा, एक बात और, थोड़ा साफ साफ लिखो, थोड़ा दूर दूर लिखो, थोड़ा बड़ा साइज़ का लिखो. जो छोटा लिखते हो, अभी मुझे पता नहीं आप लोगों की, जो 9th में पढ़ते थे उनका पता है राइटिंग कैसी है, 10th में जो थे उनकी, कुछ लोगों की पता है जो होमवर्क करके भेज रहे हैं, बाकी सबका नहीं पता. तो इसलिए मैं आपको एक जनरल वो दे रही हूँ कि साफ़ सुथरा खुला खुला काम करो, वो चिपका चिपका के मत लिखो. अब ये देखो, अब आपको क्या करना है? आपने सबसे पहले रीअरेंज करके लिख लिया. यहाँ x³ है, ये x² है, तो आई थिंक अब मैं डायरेक्टली एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि x² को x³ बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 2 है, 3 माइनस 2 1, तो x की पावर 1 मतलब x. तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x से. तो कोशेंट में आ गया x. अब इस x से इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट टर्म तो सेम ही आती है. हमने निकाली ही वैसे है कि किससे मल्टीप्लाई करके x³ आएगा, तो हमने डायरेक्टली x³ लिख दिया. अब ये -2 मल्टीप्लाइड बाय x क्या हुआ? -2x. अब आपका दूसरा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या? लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स. -2x आया है तो x² के नीचे नहीं लिखना है, उसको x वाली टर्म के नीचे लिखना है. और यदि उसके जैसी कोई टर्म ही नहीं हो तो जहाँ पे उसको आना चाहिए उसके पहले, जैसे मान लो x है ही नहीं तो हम x² के बाद लिखेंगे. ठीक है, यहाँ पर 0x² लिख सकते हो उस केस में आप. तो यहाँ पर क्या आया? -2x. ठीक है, हमने ये लिख दिया. फिर थोड़ा गैप दे करके लाइन खींचना. क्यों? क्योंकि डिवीज़न में क्या होता है, जैसे हम यदि सपोज 153 को डिवाइड कर रहे होते हैं 3 से, तो हम 3 5 15, फिर क्या करते हैं? माइनस. तो यहाँ भी माइनस ही होगा. तो माइनस होगा तो साइन चेंज, ये माइनस और ये माइनस था तो ये प्लस. और अब आपके ऊपर वाले साइन इम्पॉर्टेंट नहीं हैं. एंड आई विल रिकमेंड यू नॉट टू कैंसल दिस, कि आप इसको माइनस और इसको यूँ प्लस मत करो. उसमें कई बार क्या होता है, कई बार आप भूल जाते हो आपने साइन चेंज किए या नहीं किए, एंड यू कमिट अ कैलकुलेशन मिस्टेक बिकॉज ऑफ दिस सिली मिस्टेक.
तो जस्ट अवॉइड डूइंग दिस। आप जैसे मैंने किया है थोड़ा सा गैप दे करके आप नीचे साइन चेंज करो, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप इस साइन पे फोकस करो, इस ऊपर वाले साइन को भूल जाओ कि वो है। अब आपका ये -x³ है और ये +2x, और देखो लॉन्ग डिवीजन में फर्स्ट टर्म तो कैंसिल ही होगी, x³ - x³। अब x² की कोई टर्म नहीं है तो x² एज इट इज़ कॉपी, जैसे हम इसको भी डिवाइड कर रहे होते हैं तो 3 कॉपी करते हैं, फिर 3 × 1 = 3 करके रिमाइंडर 0 या जो भी रिमाइंडर आए हम ऐसे ही करते हैं ना, तो वैसी ही प्रोसेस फॉलो होती है पॉलिनोमियल्स में भी। तो ये हमारा हो गया -3x²। अब ये +5x और ये +2x लाइक साइन, लाइक टर्म्स विथ सेम साइन कंबाइन हो गए, 5 + 2 क्या आ गया +7x, और ऊपर से क्या आ जाएगा ये -3 एज इट इज़ कॉपीड। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर क्या टर्म है -3x² और यहाँ पर क्या है x²। तो आपको पता है x², 2 - 2 0, मतलब x से तो मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो बचा क्या, कोफिशिएंट भी सेम आना चाहिए, तो -3 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ आ गया -3। अब फर्स्ट टर्म तो देखो सेम आती है, फिर -2 × -3 माइनस प्लस 2 × 3 = 6, तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, दिस इज़ +6। फिर आपको क्या पता है, पहले साइन चेंज करने हैं, तो ये माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, फिर लाइन खींची, ये कैंसल, ये 7x एज इट इज़, -3 - 6 इज़ -9, हाँ कंबाइन हो गए, साइन सेम आ गया, तो ये आ गया -9। तो अब देखो क्या हो गया, अब हमारा फर्दर डिवीज़न होगा क्या इसके आगे, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारी डिग्री, इसकी डिग्री, हाँ आपके अब जो डिवाइज़र बचा है इसकी डिविडेंड है, इसकी डिग्री 1 है और जिससे डिवाइड कर रहे थे उसकी डिग्री ज़्यादा है, तो अब हमारा डिवीज़न यहीं पर स्टॉप हो गया। हाँ, या तो रिमाइंडर 0 आता है, जब लॉन्ग डिवीज़न आप पोलिनोमियल्स का करते हैं तो या तो आपका रिमाइंडर 0 आता है, या आपकी डिग्री, हाँ डिग्री ऑफ रिमाइंडर, आई कैन राइट इट एज डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइज़र। रिमाइंडर की डिग्री डिवाइज़र की डिग्री से जहाँ कम हो गई वहाँ पे डिवीज़न स्टॉप्स, वहाँ पे आपको डिवीज़न रोक देना है। ठीक है, ख़त्म हो गया क्वेश्चन। ये नहीं करेंगे कि उसको 1/x टाइम कर दें, नेगेटिव में नहीं जाता है पॉलिनोमियल, आपको पता है कि पॉलिनोमियल में माइनस पावर नहीं आती, या तो रिमाइंडर 0 आएगा, आइदर रिमाइंडर इज 0 और डिग्री ऑफ रिमाइंडर शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइज़र, तब डिवीज़न रुक गया। तो ये आपका आंसर आ गया। अब आप इसका आंसर को समझें, अब इसमें हम डिवीज़न एल्गोरिदम भी इस क्वेश्चन में अप्लाई करके आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। आपका P ऑफ x क्या था, P ऑफ x वॉज x³ - 3x² + 5x - 3 एंड G ऑफ x वॉज x² - 2। कोशेंट में क्या आया, कोशेंट में आया है x - 3 एंड व्हाट इज़ योर रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 7x - 9। यहाँ पर हम बेसिक कंसेप्ट फटाफट कर लेंगे, तो हमारा P ऑफ x किसके इक्वल होता है, G ऑफ x इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ पर आपको उन्होंने एक्सरसाइज के क्वेश्चन में नहीं बोला है कि डिवीज़न एल्गोरिदम वेरीफाई करो, बट समटाइम्स एग्जाम में आ जाता है कि डिवाइड करो एंड वेरीफाई डिवीज़न एल्गोरिदम। तो उस केस में आपको क्या करना है वो हम इसी क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेंगे। तो हम यहाँ पर इसका राइट हैंड साइड लेके चलेंगे, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में तो हमें सिर्फ P ऑफ x आना है, तो हम इसका राइट हैंड साइड लेंगे। G ऑफ x की वैल्यू क्या है, G ऑफ x इज x² - 2, Q ऑफ x इज x - 3 प्लस रिमाइंडर इज 7x - 9। हमने इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल सी बात है। अब हमको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, एंड देन वी हैव टू कंबाइन द लाइक टर्म्स, और हमारा आंसर क्या आना चाहिए, P ऑफ x के इक्वल, मतलब ये पॉलिनोमियल इधर आ जाना चाहिए। ठीक है, आना ही चाहिए, नहीं आए तो चेक करो तुमने कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। अब देखो मल्टीप्लिकेशन, अभी मैंने आपको बताया था x² को x से मल्टीप्लाई करोगे, 2 + 1 पावर क्या हो गई x³, फिर माइनस x² × -3, पहले x² से कर दो तो -3x², फिर -2 × x इज -2x, -2 × -3 इज +6। अच्छा, जिसको इसमें प्रॉब्लम जाती है उनके लिए सुझाव है कि आप x² × x - 3 फिर -2 × x - 3 इसको ऐसे ब्रेक कर लें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी, फिर आपका x² × x क्या हो गया x³, x² × 3 यही आएगा, फिर -2 साइन चेंज हो जाएंगे, -2x +6, और आगे की टर्म एज इट इज़, दैट इज 7x
-9। अब आपको पता है कि क्या क्या लाइक टर्म्स हैं, तो यहाँ पर आपकी लाइक टर्म्स है ये दोनों और ये दोनों, इनको कंबाइन कर दो, बाकी एज इट इज़। तो x³ -3x² -2x + 7x, साइन अपोजिट डिफरेंस, 7 - 2 5, साइन किसका आएगा प्लस, तो दिस इज +5x +6 - 9 डिफरेंस 3, साइन क्या माइनस, तो ये आ गया 5x³ -3x² + 5x - 3 विच इज इक्वल टू P of x। तो दिस इज इक्वल टू P of x इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर आपका क्या हो गया, डिवीजन एल्गोरिदम वेरीफाई। ठीक है, तो हमने एक क्वेश्चन कर लिया, हमने उसमें डिवीजन एल्गोरिदम वेरीफाई कर लिया। अब इसमें हम एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस कर लेंगे। क्या, कई बार क्वेश्चन आता है फाइंड द वैल्यू व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। हाँ, क्वेश्चन क्या देगा कि आपको जो क्वेश्चन दिया था, ये पोलिनोमियल है, ये डिवाइजर है, आपको बोला व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस पोलिनोमियल सो दैट इट इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। इसमें से क्या माइनस कर दें कि इससे एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। तो बेटा हमको करना लॉन्ग डिवीज़न ही है, और हमारा जो रिमाइंडर आया है हम वही लिख देंगे कि 7x - 9 शुड बी सब्ट्रैक्टेड। जो रिमाइंडर है वो यदि माइनस कर दें तो नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। जैसे यदि आप 17 को डिवाइड करो 3 से, हाँ, तो 3 5 = 15, रिमाइंडर क्या आया 2। तो वो पूछे यदि कि 17 में से क्या माइनस कर दूं कि वो 3 से डिविजिबल हो जाए, तो आप 2 माइनस कर दो, तो 17 - 2 क्या बन जाएगा 15, 15 - 15 0, एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया, है ना। क्वेश्चन यही है कि क्या माइनस कर दें कि वो डिविजिबल हो जाए। तो भाई डिविजिबल होने के लिए आपको क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन करना है, और जो रिमाइंडर आया है, यदि क्वेश्चन में पूछा है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो आंसर 7x - 9 शुड बी सब्ट्रैक्टेड आ गया। अच्छा, यही क्वेश्चन दूसरी तरह से पूछा जा सकता है कि व्हाट शुड बी एडेड, कि हम इस पोलिनोमियल में क्या मिला दें कि ये उससे डिविजिबल हो जाए। तो उस केस में भी आंसर आपकी प्रोसेस सेम है। अगेन यू विल परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन, फाइंड आउट द रिमाइंडर, फिर आप क्या करोगे, जैसे ये +2 था तो आप क्या लिखोगे कि -2 शुड बी एडेड, कि 17 में क्या ऐड करें, तो हम लिखेंगे -2 ऐड कर दो, तब भी होगा क्या 15 - 15 0। तो यदि आपसे पूछा होता व्हाट शुड बी एडेड, तो हम आंसर क्या लिख देते, -7x - 9, या तो ऐसे लिख दो या साइन चेंज करके -7x + 9 शुड बी एडेड। तो आपको बात समझ में आ गई। आपको सिंपली रिमाइंडर क्वोशिएंट निकालने को बोला तो भी लॉन्ग डिवीजन करना है, आपको डिवीजन एल्गोरिदम वेरीफाई करना है तो भी लॉन्ग डिवीजन करना है, और उसके बाद डिवीजन एल्गोरिदम में सब्स्टिट्यूट करके वेरीफाई करना है, जैसे अभी किया। तीसरा, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, व्हाट शुड बी एडेड टू मेक द पोलिनोमियल एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस, उसमें भी आपको लॉन्ग डिवीजन करके रिमाइंडर निकालना है, और जो भी आपका रिमाइंडर आया यदि एडेड सब्ट्रैक्टेड है तो सीधे एज इट इज, और एडेड पूछा है कि क्या ऐड करें तो उसका साइन चेंज करके नेगेटिव करके लिख दो। ठीक है, तो आपका बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज कवर हो गया, लॉन्ग डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, तो अब आज आपके लिए होमवर्क है, हमने फर्स्ट पार्ट किया है, आपको करने हैं सेकेंड एंड थर्ड। हाँ, फिर आपको यदि ये बोला है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है चेक वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल फैक्टर है या नहीं, तो उस केस में आप क्या करोगे, आप उसको तब भी आपको लॉन्ग डिवीजन करना है, इस क्वेश्चन में भी लॉन्ग डिवीजन करना है, और यदि रिमाइंडर 0 आ गया तो फर्स्ट पोलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ सेकेंड, है ना। यदि रिमाइंडर 0 आ गया मतलब वो एग्जैक्टली डिविजिबल है, मतलब वो उसका फैक्टर है। तो मैं आपको दे रही हूँ 3 क्वेश्चन होमवर्क में, दिस 2 क्वेश्चन प्लस फर्स्ट क्वेश्चन, तो ये 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, तो करो और भेजो। और ऑर्डर चेंज करने का, डिसेंडिंग पावर्स में लिखने का, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का याद रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, ठीक है, तो एंजॉय मैथ्स, थैंक यू।